जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है आगंतुक। तो कहानी शुरू होती है। सुबह से दाढ़ बहुत दुख रही थी। आज रविवार ना, तो डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा सकता था। ऊपर से बाहर होती धुआंधार बारिश। मुझे दाढ़ का कुछ करना था, क्योंकि ठंडक इतनी थी कि मैं मुंह भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। मैंने मोबाइल पर बहुत से घरेलू नुस्खे सर्च किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा था जिस पर मैं ट्राई कर सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस असहनीय दर्द की पीड़ा को ठीक कर सके। मैं मोबाइल की कब्र में गड़गड़ कर वहाँ बैठा ही था कि दरवाजे पर अचानक टक-टक होने लगी। कौन हो सकता था, मैं समझ नहीं पा रहा था। इस शहर में आए मुझे सिर्फ 10 ही दिन हुए थे। कोई जान पहचान वाला होने का संभव ही नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला। एक भीगा हुआ सा शख्स सीधा अंदर चला आया। उसने मेरी तरफ ज़रा भी नहीं देखा। वो किसी आगंतुक की तरह सीधा भीतर चला आया था। वो आदमी मेरे घर के बाथरूम में चला गया, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे कुछ कहे। उसने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा लगाया कि ऐसा लगा जैसे कोई जानवर सीधा दरवाजे से अंदर आ गया है और अपने पंजों से वार कर रहा है। मुझे फिर से एक बार उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। इतना ही नहीं, उसने रिमोट हाथ में लिया और टीवी ऑन करते हुए टीवी के चैनल बदलने लगा। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ये सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। कोई आगंतुक घर में सीधा चला आता है, आपसे बिना कुछ कहे वो सीधा आपके घर में वो सब करने लगता है जो कोई मेहमान आपका जान पहचान वाला कर सकता है। मैं सिर्फ उसे देखे जा रहा था और मेरे आंखों में अंगार उतर आया था। उसकी कॉलर पकड़कर मैं पूछने वाला था कि कौन हो आखिर तुम, पर मैं ऐसा करता उसके पहले ही उसने टीवी बंद कर दिया और अपनी जेब से कुछ निकालकर सामने वाले टेबल पर रख दिया। फिर वो इंसान इतनी फुर्ती से बाहर चला गया कि मैं उसे रोक नहीं पाया। धुआंधार बारिश, बरसती हुई धुआंधार बारिश में वो आगंतुक एकदम से गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर पर बारिश की बूंदें गिरी ही नहीं, या मैंने उसे शायद देखा ही नहीं। बारिश की बूंदों ने उस आगंतुक को पिघला दिया हो, ऐसा ही कुछ लग रहा था। जैसे वो नमक से बना हो और पानी में जाते ही घुल गया हो। वो एकदम से गायब सा हो गया था। फिर मैं उस टेबल के पास आया जहाँ उसने अपनी जेब से निकाल कर कुछ रख दिया था। वो एक पीला पड़ चुका बहुत पुराना अखबार का टुकड़ा था और उस अखबार के टुकड़े में कपास का गीला फाया लपेटा हुआ था। मैंने अखबार पर नज़र डाली। ऊपर रेनॉल्ट पेन की लिखावट थी। रेनॉल्ट पेन। मुझे बचपन के दिन याद आ गए। मैं बचपन में रेनॉल्ट पेन से बहुत लिखता था।
मुझे ये पेन बहुत पसंद था। इसे मैं बहुत ही यूज़ करता था, इसलिए उस लिखावट को मैं जल्दी पहचान गया। उस शायरी को मैं जल्दी पहचान गया कि ये शायरी रेनवाल की ही है। उसने लिखा था कि कपास का वो गीला पाया मुझे दांतों तले चबाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही देर में मुझे अपनी दाढ़ की दर्द से राहत मिलेगी। पीड़ा इतनी थी कि मैंने उसकी बात बिना सोचे समझे मान ली। मैंने वो कपास का गीला फाया लिया और दाढ़ के नीचे दबा दिया। सच में चंद सेकंड बाद ही दर्द कम होने लगा और धीरे धीरे करता हुआ दर्द, वो असहनीय पीड़ा पूरी तरह से ठीक हो गई। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो अजनबी एकाएक गायब कैसे हो गया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत तेज चल रहा हो और तेज बारिश की वजह से मेरी ही आंखों में कुछ भ्रम सा हो गया। हाँ, ये मेरा भ्रम ही था। वो गायब नहीं हुआ था, वो बस तेजी से और फुर्ती से बाहर चला गया था। पर इतनी फुर्ती, क्या किसी मानव में इतनी फुर्ती हो सकती है? मैं सोचता ही रहा। मैंने वो बात छोड़ दी कि ज़्यादा सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं था। बात आई गई और हो गई। मैं उसे भूल गया था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन मैं शहर के बहुत बड़े मैदान में टहल रहा था। वक्त शाम का था। डूबते हुए सूरज को देखता हुआ मैं आगे जा रहा था और तभी मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं फिसल गया। मैं बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। मेरा टखना दर्द कर रहा था। मैंने अपना पाँव आंखों के सामने लाते हुए देखा। मेरा टखना बुरी तरह से टूट चुका था। वेदना वेदना इतनी असह्य थी कि मुझे पसीना आ रहा था। मैं हाथों से पसीना पोंछता जा रहा था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, कोई ऐसा जिससे मैं मदद मांग पाता। और तभी किसी ने मेरे दोनों बगलों में पीछे से हाथ डाला और मुझे उठाने की भरसक कोशिश करने लगा। बहुत हड़बड़ाहट में मैंने गर्दन ऊपर की। मुझे वही चेहरा दिखा। हाँ, वो वही था जो उस दिन मेरे घर में घुस आया था। वही आगंतुक। वो मुझे पीछे से खींचने लगा। फिर वो मुझे घसीटता हुआ बहुत ज़ोर से खींच रहा था क्योंकि मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने मुझे उठा लिया और बेताल की तरह मुझे अपने कंधे पर डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो मुझे बहुत ही वीरान जगह पर लेकर गया। वो जगह इतनी एकांत थी कि इंसान तो दूर, वहाँ कोई पशु या पंछी भी नहीं दिख रहे थे या आवाज़ें आ रही थी। बस वहाँ बरगद के पेड़ ही पेड़ थे। उन पेड़ों के बीचों बीच थोड़ी खाली जगह थी जहाँ उसने मुझे लेटाया। फिर उसने मेरे टखने पर बरगद की जटाओं से जड़ें बांध दी। मतलब मेरे दोनों टखनों पर बरगद की जड़ें उसने रस्सी की तरह बांध दी और मुझे बगलों में हाथ डालकर पीछे से खींचने लगा। मैंने आंखें भींच ली थी। मुझसे वो पीड़ा सही नहीं जा रही थी। न जाने कितनी देर वो मुझे खींचता रहा। फिर मैं तीव्र वेदना के कारण बेहोश हो गया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाया
और एकदम से गुप्त गर्द घना सा हो गया सब कुछ। पर बेहोश होने से पहले मैंने उस आगंतुक का चेहरा देखा जो बहुत बदल गया था। उसके चेहरे पर आँख और नाक थी ही नहीं, बस वहाँ होठ थे और मुख से निकले हुए विकृत दांत। जब मुझे होश आया तब मैं किसी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। एक नागा साधु ने मुझे बचा लिया था। वो नागा मुझे घूर रहा था। शायद वही था जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मैंने अपना पैर देखा। अब किसी चमत्कार के तहत मेरा टखना बिल्कुल दुरुस्त हो चुका था। बहुत ही हैरानी से मैं टखने को हिला रहा था। लेकिन उस नागा साधु से मुझे एक बहुत ही विचित्र हकीकत पता चली। उस नागा साधु ने कहा कि वो आगंतुक कोई प्रेतात्मा नहीं है, बल्कि उससे भी कुछ अजीब है। वो जो भी है जिंदा तो बिल्कुल नहीं है। जब भी तुम्हें दर्द, वेदना या तीव्र प्रकार की पीड़ा होगी, उस वक्त वो आगंतुक तुम्हारे पास चला आएगा, बिना बुलाए, बिना आवाज दिए। वो बस चला आएगा। किसी कोहरी जैसी धुंधली रेशा के साथ वो आगंतुक तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। बोलते हुए नागा साधु खामोश हो गया। मैं याद करने लगा कि ऐसा क्या हुआ था। ये आगंतुक मुझसे जुड़ा क्यों है? पर बहुत बल देने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर नागा ने मुझे कहा, तुम्हारे यहाँ कुछ करने से या कुछ ना करने से ये अजीब शक्ति तुमसे नहीं जुड़ी है। ऐसे आगंतुक इंसानी सभ्यता आने के बहुत पहले से इस धरती पर रह रहे हैं। मानवीय सभ्यता से भी बहुत पहले ये जीव यहाँ वास करते थे। इंसानों को जो बीमारियाँ होती है वो थोड़ी ना बुला कर आती है ना? नागा ने मुझे ये भी बताया कि जब वो आगंतुक तुम्हारा इलाज करता है तब उसकी उम्र बढ़ जाती है और साथ तुम्हारी उम्र घट जाती है। इसलिए वो तुम्हारा इलाज करने किसी भी समय पहुंच जाता है जब भी तुम तीव्र अवसाद या वेदना से गुजरते हो। मेरे लिए ये बात बहुत भयावह थी। वो मेरा इलाज कर मुझसे मेरी उम्र चुरा रहा था। फिर नागा ने मुझे एक गिरवे रंग का धागा दिया और कहा कि अगली बार जब तुम्हें वो शक्ति दिखे, वो आगंतुक दिखे, तो उसके हाथों में ये धागा बांध देना। और मुझे 4 सेकंड में ये काम करना होगा, नहीं तो परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मतलब 4 सेकंड के भीतर वो धागा मुझे उस आगंतुक के हाथों में बांधना था। नहीं तो मैं सोचते हुए एकदम सुन्न हो गया। फिर 2 दिनों बाद मैंने वो धागा हाथ में पकड़ा और खुद पर ही ब्लेड से वार किए। मुझे किसी भी तरह उस आगंतुक को बुलाना था, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं आएगा जब तक मुझे तीव्र पीड़ा या वेदना नहीं होगी, तब तक वो यहाँ नहीं आएगा। इसलिए मैंने ब्लेड से अपने हाथों पर वार किए थे और अब हाथों से खून रिस रहा था।
मैं टपकती हुई बूंदों को देख ही रहा था। दूसरे ही पल दरवाजे पर वही जानी पहचानी टकटक हुई। वो आगंतुक सीधा भीतर चला आया, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ रखा था। फिर उसने अपनी 2 फीट लंबी ज़बान बाहर निकाली और मुझे किसी कुत्ते की तरह चाटने लगा। वो मेरे हाथ पर बहुत तेज़ी से चाट रहा था। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मैं धागा बांधने के लिए उसका बायां हाथ ढूंढ रहा था। नागा ने कहा था कि सिर्फ बाई कलाई पर ही ये धागा बांध देना, पर ये क्या? उसके बाई कलाई पर इतने धागे बंधे हुए थे कि मुझे बांधने के लिए वहाँ जगह ही नहीं बची थी। मुझे नागा ने कही हुई एक बात याद आई कि आगंतुक को इंसानी खून बहुत पसंद है। वो अपनी खुरदुनी जीभ से मुझे चाट रहा था। मैं किसी बर्फ की लादी की तरह ठंडा पड़ता जा रहा था। अब आवाज़ें तीव्र होने लगी और एकाएक उस आगंतुक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथों से ब्लेड नीचे गिर पड़ी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी। तो कहानियाँ खत्म होती है।